न्यूरल टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 36.5 टू 37. कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है 36 टू 36.5. सीवियर हाइपोथर्मिया क्या होता है लेस देन 32. उसके बीच में होता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया. इतनी मेहनत क्यों करी लेबल करने की, उसके हिसाब से हमारा एक्शन प्लान रहता है. तो कोल्ड स्ट्रेस में ठीक है मुझे कंसर्न होना है, मॉडरेट में मुझे उठ जाना है अपनी चेयर से क्योंकि अब डेंजर में है बच्चा, और सीवियर हाइपोथर्मिया में it's a very grave outlook and I have to urgently do something about it. So what I'm trying to do for the baby is I'm trying to give him an ambient temperature at which he can maintain his body temperature with minimal metabolic rate or oxygen consumption. That temperature is the thermoneutral environment for the baby, which depends on two parameters. The postnatal age, मतलब क्या gestation, the gestation and the postnatal age, मतलब एक तो बच्चा कितना वीकर था और आज वो कितने दिन का हो गया, उसके बेसिस पे ग्राफ्स अवेलेबल हैं जो हमें बताते हैं कि उसका थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, जो आप अपने वार्मर में एक्चुअली सेट कर सकते हो. तो बच्चों में न्यूनेट में इतनी बात क्यों कर रहे हैं हम ये थर्मो रेगुलेशन की, क्योंकि जो न्यूनेट्स हैं दे आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया. व्हाट मेक्स देम मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया? तो एक तो जो heat generation है that is a function mainly of the body weight in a neonate or the fat, while heat loss is a function of the body surface area. तो बच्चों का बॉडी सरफेस एरिया बड़े बच्चों या एडल्ट से 3 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें हीट लॉस 4 गुना ज़्यादा होता है करीब. उसके अलावा वो हर चीज़ के लिए हम पे डिपेंडेंट है. पर्टिकुलरली अगर वो प्री टर्म या LBW बेबीज़ हैं तो उनके पास तो ज़्यादा फैट भी नहीं है जो हीट जनरेट करेगा होगी. उनकी स्किन परमेबिलिटी ज़्यादा है जिससे एवेपोरेटिव लॉस होगा. उनका ब्राउन फैट या सबक्यूटेनियस फैट कम है जैसा कि अभी बताया, और कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स भी वीक हैं. तो हाउ डज अ न्यूनेट एक्चुअली जनरेट हीट? तो इसके 3 मैकेनिज्म्स रहते हैं. तो एक तो थैलेमस के लेवल पे होता है, एक तो हमारा पेरिफेरल से होता है और एक सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स से होता है. तो थैलेमस वाली चीज़ इतनी यूज़फुल नहीं है न्यूनेट्स के अंदर. वो कहता है कि भाई थैलेमस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बताता है कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो एक्टिविटी और बिहेवियरल चेंजेस लाता है. वो क्या ही करेगा बच्चा, के दौड़ने थोड़े ना लग जाएगा उठ के. तो मेन जो रोल है वो पेरिफेरल और सेंट्रल रिसेप्टर्स के लेवल पर है. पेरिफेरल रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा के डर्मल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, और सेंट्रल रिसेप्टर्स नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कराते हैं. इन मैकेनिज्म्स की मदद से एक बच्चे में जो है हीट जनरेट होती है न्यूनेट में. तो क्या है इसके डिटेल में बात करूँ तो जब भी कोल्ड स्ट्रेस होता है तो ये रिसेप्टर्स, सेंट्रल और पेरिफेरल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस से कहते हैं कि भाई जाओ कैटेकोलामीन निकालो. ये कैटेकोलामीन्स जब निकलते हैं तो एक तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं, साथ में TSH निकालते हैं. TSH निकलने पर T4 आएगा, उस T4 को T3 में कन्वर्ट कर, तो ये मोनोडिआइडोनियस का निकलना भी ये स्टिमुलेट करते हैं जिससे T4 T3 में कन्वर्ट होता है. ये T3 जो कि एक्टिव फॉर्म होता है ज़्यादा, वो थर्मोजेनिन निकालता है. ये थर्मोजेनिन ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन को अनकपल करके हीट जनरेट कर लेता है वाया द ब्राउन टिश्यू ऑक्सीडेशन. तो हमने पढ़ लिया कि भाई न्यूनेट्स में हीट लॉस ज़्यादा क्यों होता है, हम इतने कंसर्न क्यों हैं, न्यूनेट्स के अंदर हीट जनरेशन कैसे होता है. अब ऑब्वियसली उनमें होने वाला हाइपोथर्मिया से भी हमें बड़ा डर लगता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब उनमें हाइपोथर्मिया होता है तो सेंट्रल पेरिफेरल रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और कैटेकोलामीन रिलीज होता है. इसकी मदद से कैसे हीट जनरेट होती है इसकी तो हमने बात कर ली, पर इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं. एक तो हमने बताया कि जब भी कैटेकोलामीन रिलीज हो रहा था तो ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन डीकपल हो रहे थे, जिससे ब्राउन फैट की मदद से हीट जनरेट हो रही थी. तो बेसिकली जब ये फैट यूटिलाइज हो रहा था तो फ्री फैटी एसिड रिलीज हो रहे थे ब्लड में. ये फ्री फैटी एसिड जाके एल्ब्यूमिन से बाइंड कर जाते हैं. ये एल्ब्यूमिन लेके घूम रहा था बिलीरुबिन को, वो बिलीरुबिन को छोड़ देता है, तो ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ जाता है. हाइपर बिलीरुबिनीमिया हम नहीं चाहते न्यूनेट में, तो एक परेशानी की बात वो है. दूसरी बात है कैटेकोलामीन्स जाके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो करा रहे थे, साथ में वो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा रहे थे. जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो सारी कहानी थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट वाली यहीं से तो शुरू हुई थी. मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो हाइपोक्सिया होगा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्लाइकोलिसिस होगा तो एसिडोसिस होगा. साथ में मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो
ग्लूकोज रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। देन जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है उससे भी अल्टीमेटली ब्लड कम पहुंचेगा पेरिफेरल्स को, ब्लड कम पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब भी हाइपोथर्मिया होता है ना तो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन भी कम होता है। तो अब बच्चों में हीट लॉस के क्या क्या मोड्स होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन, देन कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। तो ये क्या क्या होता है। कंडक्शन इज बच्चे को तुमने कॉट में लिटाया हुआ है, वो कॉट का ब्लैंकेट ठंडा है तो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है दैट इज कंडक्शन। कन्वेक्शन इज बच्चे को कॉट में लिटाया, साइड में से हवा का झोंका आया, दैट इज कन्वेक्शन। व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन इज बच्चे को जिस कमरे में तुमने कॉट में लिटाया वहीं पे एक लोहे की सेफ है जो कि बहुत ठंडी है, तो देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम दैट सेफ टू द बच्चे की कॉट जो गर्म है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। इसलिए एक निकू में बहुत ध्यान से सामान को रखा जाता है, सो दैट इज रेडिएशन। सो दैट इज रेडिएशन। इवेपोरेशन इज जो बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड उड़ता है और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस उड़ती हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को ले लेती हैं और ठंडक वहाँ छोड़ जाती हैं। तो दैट्स द प्रिंसिपल बिहाइंड योर मटका, योर कूलर एंड बच्चे का इवेपोरेटिव। तो अब आ जाओ व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपोथर्मिया। तो कुछ तो अर्ली साइंस हैं जो कि तुम्हें पिकअप करने होते हैं कि भाई एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी पड़ जाएंगी, थोड़ा थोड़ा नीला हो जाएगा बच्चा, इरिटेबल होगा। कुछ साइंस लेट हैं तो तुमने अगर पिकअप करे तो तुम ऑलरेडी बड़े खतरे में पहुंच चुके हो। तो दैट विल बी CNS साइंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी साइंस और मेटाबॉलिक साइंस। तो CNS साइंस विल लाइक लिथार्जी, वीक क्राई, हाइपोटोनिया, पुअर सक। कार्डियो रेस्पिरेटरी विल बी लाइक ब्रैडिकार्डिया, एपनिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। And metabolic will be something like hypoglycemia, metabolic acidosis. Now, how do we assess the temperature in a neonate? So, one way is कि back of palm से आप center और periphery के temperature difference को देखते हो। तो उसमें आपको basically abdomen को छूना होता है और उसके पैरों को छूना होता है। तो normally abdomen और पैर दोनों वार्म होने चाहिए। जब वो कोल्ड स्ट्रेस में आएगा तो उसके पैर ठंडे होंगे, abdomen अभी भी गर्म होगा। और जब हाइपोथर्मिया मॉडरेट टू सीवियर हो जाएगा तो आप देखोगे कि एब्डोमेन भी ठंडा है और पैर भी ठंडे हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली ओपीडी में आपके पास बच्चा आएगा तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अदरवाइज बिल्कुल पेरिफेरी में है जहाँ पे ज़्यादा असेसमेंट स्किल्स नहीं है तो थर्मिस्टर प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अगर बच्चे के ऊपर एक डॉट की तरह लगाया, अगर वो काला हो गया इसका मतलब हाइपोथर्मिया है, अगर वो ग्रीन है तो मतलब ओके है। इसके अलावा क्लासिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे डायरेक्टली एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर करें। आजकल ऐसा कोई करता नहीं है यूजुअली। हाँ, कोई बच्चा हमारे पास हाइपोमीटर से देख लेते हैं टेम्परेचर। देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमेट्री, काला डॉट और ग्रीन डॉट, आई सॉरी। थर्मिस्टर प्रोब जो आपके वार्मर के साथ आता है ना और आप बच्चे के चिपकाते हो, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का चक्कर होता है। तो उससे जो बच्चा है उसका आपने इंटरस्कैपुलर एरिया में उस प्रोब को लगा दिया या एक्जिला में लगा दिया, तो जो ब्राउन फैट के एरियाज हैं वहाँ पे अगर लगाओगे तो फॉल्स हाई रीडिंग्स देगा, जिसको पढ़ के जो अपना रेडिएंट पॉमर है वो आउटपुट को कम कर लेगा। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। सिमिलरली फॉल्स नेगेटिव होता है। तो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है अगर तुम्हारा वो आधा हवा में लटका हुआ है प्रोब, तो वो फॉल्सली लो रीडिंग्स देगा, जिससे अपना आउटपुट जो है ना वो बढ़ा लेगा वार्मर। और जब आउटपुट वार्मर इतना बढ़ा लेगा तो फिर बच्चे को हाइपरथर्मिया हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो बैड। कितनी देर में टेम्परेचर करना है। तो एक वेल बेबी का तो दिन में एक बार, LBW का 12 घंटे में, VLBW का 6 घंटे में, बहुत सीरियसली इल है तो 1 से 2 घंटे में टेम्परेचर देखना है तुमको जाके। आजकल यूजुअली थर्मिस्टर प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपोथर्मिया इज़ नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डू। तो WHO ने कह रखा है कि भाई डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करो। बच्चे को निकालते ही उसको फटाफट जो है पोछो, सिर से शुरू करके नीचे तक, ड्राई लिनन में रख दो, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करो, रीडियंट फॉर्मर। दिस इज़ द बेयर मिनिमम हो जाता है। बट एक्चुअली देर आर 10 स्टेप्स ऑफ वार्म चेंज जो कि सब फॉलो होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो उसमें वही हैं जो हम अपने यहाँ करते हैं कि भाई
जब बच्चा डिलीवर होता है हम पहले से ही अपना जो डिलीवरी एरिया है उसको पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे लेबर रूम का टेम्परेचर होता है। फिर हम उसको रिससिटेशन कॉर्नर में लेकर आते हैं, तो वहाँ पे हमने अपने वार्मर को पहले से ऑन कर रखा होता है 20 मिनट तक। उसी में हमने लिनन को प्री वार्म होता है। उसी प्री वार्म लिनन में हम बच्चे को रिसीव करते हैं, ला के उसको पोंछते हैं सिर से नीचे तक, और फिर वेट लिनन को हटा के ड्राई लिनन रख देते हैं। फिर आजकल ये नया शुरू हुआ है नर्सेस की मदद से कि फिर उस बच्चे को जाके मदर के एब्डोमेन पे रख देते हैं और उसको सकल करते करते अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। फिर उन दोनों को एक साथ वार्ड में रखा जाता है, दैट इज़ रूमिंग इन। एंड इस सब को उनको ट्रांसपोर्ट करने में पूरी कोशिश रहती है कि वो गर्माहट में किए जाएं। बच्चे को नहलाने को मना किया जाता है और क्लोथिंग और बेडिंग दी जाती है। और इस सब के लिए हम आजकल नर्सेस को स्टेप्स हैं, दीज आर द आइडियल स्टेप्स, बट ये सारे हमेशा फॉलो नहीं हो पाते हैं। बेयर मिनिमम हम तुमको बता चुके हैं कि भाई एटलीस्ट 25 डिग्री पे तुम्हारा डिलीवरी रूम, तुम्हारा रिससिटेशन एरिया गर्म हो, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, रेडिएंट फॉर्म। इसके अलावा और क्या करते हैं जो नर्सरी में चीज़ें करते हैं कि भाई बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ऑक्लूसिव रैप्स में रखते हैं, अपनी KMC वार्ड में रखते हैं, बच्चों को KMC देते हैं, रेडिएंट वार्मर में रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। अब मान लो प्रिवेंशन की बात हो गई, नाउ लेट्स कम टू ट्रीटमेंट। तो कोई बच्चा तुम्हारे पास माइल्ड हाइपोथर्मिया यानी कोल्ड स्ट्रेस में आया तो तुम क्या करोगे? तो एक तो है कि भाई उसको सबसे पहले अगर कोई रीज़न है, मान लो उसके कपड़े ठंडे हैं, नैपी गीली है, वो सब हटा दोगे। उसको ढंग से कवर करके गर्म कमरे में रखोगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर लॉस हटाना है, कॉज आइडेंटिफाई करोगे ठंडा पड़ा क्यों बच्चा, और फिर मॉनिटरिंग करते रहोगे। तो अगेन फर्दर हीट लॉस प्रिवेंट करना है, रिमूव कोल्ड वेट क्लोथ्स, कवर द बेबी, कीप इन अ आइडियल एम्बिएंट टेम्परेचर। तो रेडिएंट वार्मर को पहले मैनुअल मोड पे लगाओगे 100% आउटपुट पे, फिर धीरे धीरे मॉनिटर करते हुए स्किन मोड, एयर मोड पे स्विच कर सकते हो। टेम्परेचर को हर 3 घंटे में देखोगे, अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है राइज तो ठीक है, हर 2 घंटे में देखते रहोगे अंटिल नॉर्मल टेम्परेचर इज अटेन्ड, और फिर हर 3 घंटे में 12 घंटे पे देखते रहोगे। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट जनरल रेगुलेशन।